हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जीकेजीएस पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये साइंस की एक बेहतरीन वीडियो है और इसमें हम लोग आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। A to Z पॉइंट को करने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कोई प्रश्न न छूटे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेशर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, प्रेशर क्या होता है उससे जुड़ा हुआ आज हम लोग एक एक बारीक से बारीक चीजों को बड़े ध्यान से देखने वाले हैं। उससे जुड़े हर नियमों के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं एकदम ग्रास रूट लेवल से प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, प्रेशर की बात करें तो हिंदी में हम प्रेशर को बोलते हैं दाब। ठीक है, प्रेशर अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो प्रेशर हर जगह होता है ना। अगर आपको प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता अपने फ्यूचर को लेकर के, अगर दाब नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, तो फिर आप अपनी पढ़ाई के प्रति इतना सजग नहीं होते, है ना। आप घंटों बैठ करके नहीं पढ़ते अगर आपको कैरियर बनाने की प्रेशर नहीं होती। तो प्रेशर हर जगह होता है, बट जो आज हम लोग प्रेशर पढ़ने वाले हैं वो उन सब चीजों से बिल्कुल डिफरेंट है जो फिजिक्स का है। अगर हम बात करें दाब होता क्या है, तो एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन जो आप हजारों बार बहुत सारी किताबें पढ़े हो, वही डेफिनेशन यहाँ भी आपको एक बार देख लेना है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दोस्तों, कोई भी जो एरिया होता है उसका हर एक यूनिट पार्ट पे जो हम बल लगाते हैं उसी बल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दाब बोलते हैं। तो ये चीज तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन से ही प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाता है। अगर हम इंग्लिश में कहें तो आप कह सकते हो कि फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो वही बात है कि किसी सतह पर अगर हम प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दाब बल लगाते हैं वही दाब कहलाता है। दोस्तों, अगर हम दाब की बात करें तो दाब जो है एक अदिश राशि है। ये मैंने बहुत बार फिजिक्स की क्लास में आपको बताया है और बहुतों बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर हम बात करें इसके ऐसा यूनिट की, तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी आप इसे कह सकते हो। दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसी को पास्कल कहते हैं। पास्कल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ, जिनका प्रेशर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्हीं के सम्मान में दाब का जो यूनिट है वो पास्कल कर दिया गया। तो हम लोग आज पास्कल महोदय के बारे में भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। दोस्तों, अगर हम इसके फॉर्मूले के देखो कि दाब बराबर होता क्या है, तो P फॉर प्रेशर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया जो होता है ये हो जाता है आपका क्षेत्र, मतलब प्रेशर का फॉर्मूला। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम लोग F, ये F क्या है आपका? तो यहाँ पर जो F है ये फोर्स है और यहाँ पर A क्या है आपका? तो ये आपका एरिया है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि दाब बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटे बल ऑप्शन में रहेगा, बल बटे क्षेत्रफल रहेगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर हमेशा बल बटा क्षेत्रफल होगा। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें दोस्तों, इसकी विमा की बात करें, तो डायमेंशन इसका याद रखना है आपको, ML-1 और T2 याद रखना है। ठीक है, तो ये डायमेंशन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि दाब का डायमेंशन यानी बीमा क्या होता है। अब देखते हैं आगे कि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घटता है। दोस्तों, जो एरिया होता है वो दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब घटेगा और क्षेत्रफल जब घटेगा तो दाब बढ़ता है। इसी लाइन को हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, एज फॉर एग्जांपल, जैसे ये इतना बड़ा बोर्ड है, अगर मैं यहाँ पर इसको पुश करूं तो मेरा प्रेशर जो है वो इतना ही दूर लगा, लेकिन एरिया तो बहुत बड़ा है। तो इस एरिया के कंपैरिजन में देखो तो ये जो जगह है ये काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर यही छोटा जगह होता तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगता। तो वही चीज इस लाइन से समझाया जा रहा है कि जो क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब घटता है और क्षेत्रफल घटता है तो दाब बढ़ता है, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। दोस्तों, इस लाइन को याद रखना। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि गुब्बारा, हवा से भरा गुब्बारा सुई
के अपेक्षा नाखून से बड़ी लेट से, बड़ी देरी से फूटता है क्यों? या आपसे ये भी पूछ सकता है कि नाखून की अपेक्षा सुई से गुब्बारा आसानी से और जल्दी फूट जाता है क्यों? तो उसका जवाब होता है कि जो सुई होता है ना, उसका जो नोक होता है, जो नुकीलापन होता है, उसका एरिया काफी कम होता है। अगर हम नाखून की कंपेरिजन करें, जैसे अगर सुई का मान लो कि ये अगर नोक है तो इतना बड़ा एरिया, लेकिन नाखून कम से कम इतना बड़ा एरिया, तो इसके कंपेरिजन में ये काफी छोटा है। तो ये काफी छोटा है तो ये बल ज्यादा लगाएगा, फोर्स ज्यादा लगाएगा, और यही वजह है कि गुब्बारा नाखून की अपेक्षा सुई से जल्दी फूट जाता है। तो इस तरह के कई बार एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो आपको बाय कॉन्सेप्ट चीजों को समझ के ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर हम बात करें कि गहराई बढ़ने पर क्या होता है, तो जब गहराई बढ़ेगा तो दोस्तों दाब बढ़ता है, और जब गहराई घटता है तो दाब भी घटता है। यानी जो प्रेशर होता है वो दाब के जो प्रेशर होता है वो गहराई के समानुपाती होता है। यानी आप कह सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। इसको कैसे समझे, तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो दोस्तों। जैसे मान लो कि ये अगर हमने कोई बर्तन बनाया और इस बर्तन में हमने कुछ लिक्विड डाल दिए, ठीक है, ये कुछ लिक्विड हमने डाल दिया है। अब अगर एक छेद हम यहाँ कर दे इस बर्तन में, तो दोस्तों पानी गिरेगा बाहर, इतना दूर का पानी जाएगा क्योंकि हाइट इसकी इतनी है। इसमें अगर पानी यहाँ छेद करे तो यहाँ गिरेगा, अगर हम एक छेद यहाँ करें तो पानी और दूर दे जाए। क्यों जा रहा है ऐसा? क्योंकि इसकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है ना, इसकी गहराई बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसको A पॉइंट मान ले, इसको B मान ले, और इसको अगर हम C मान लेते हैं, और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए किस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर होगा, तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ की पानी इतना ही दूर, यहाँ इतना दूर और यहाँ इतना दूर जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो यानी पॉइंट C पर जो है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है। तो गहराई वाला पॉइंट में आप ऐसे समझ सकते हो कि गहराई बढ़ने पर और घटने पर दाब घटता या बढ़ता है। अगर एरिया वाले बात पर देखो तो दोस्तों आपने कभी पाइप से गाड़ी वगैरह वॉश किया होगा, है ना? तो पाइप जो होता है कुछ इस तरह सा पाइप होगा। सपोज करो कि मान लो कि ये पाइप है, तो इसका इतना जो है मुंह चौड़ा है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इतनी मोटी जो धार है पानी की, इससे गाड़ी अच्छे से वॉश नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं कि हम इस पाइप को क्या करते हैं, इसके मुंह को थोड़ा सा दबा करके प्रेस कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, इसकी जो एरिया है मुंह का वो थोड़ा सा सकरा हो गया, तो ये पानी काफी फोर्सली काफी दूर तक जाते हैं ना। तो यहाँ देखो एरिया जो इतना बड़ा था, अब एरिया हम कम कर दिए। जब एरिया कम कर दिए तो प्रेशर ज्यादा हो गया, जब एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम था। इसी को हम कहते हैं कि जो दाब होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो हो गई जो प्रेशर थी उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं प्रेशर के बारे में कुछ और डेप्थ में, कुछ और गहराई में, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रेशर में अगला महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो है प्रेशर इन लिक्विड, यानी द्रवों में दाब। दोस्तों जो द्रव होते हैं उसमें भी प्रेशर के कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशनों में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो द्रवों में जो दाब है ये कई चीजों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि द्रवों में दाब किस पर निर्भर करता है, तो इसका मैक्सिमम आंसर तो होता है उसके गहराई पर। लेकिन थोड़ा सा और बारीक में चले, थोड़ा सा और गहराई में चले तो कुछ और पॉइंट निकल के सामने आते हैं कि जो द्रवों में दाब है वो डिपेंड करता है द्रव के घनत्व पर, यानी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। आगे हम लोग डेंसिटी अभी पढ़ने वाले हैं। ये डिपेंड करता है सतह की गहराई पर, कितने डेप्थ है, कितनी गहराई है, और यह डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान हमने आपको कई बार बताया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजों पर जो है वो द्रवों में दाब जो है वो निर्भर करता है, ठीक। अब चलते हैं कि द्रवों में दाब का फार्मूला क्या होता है। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे, आप VVA बना लीजिए। इसको याद रखना है H इंटू डी इंटू जी। H जो है यहाँ हाइट है, D यहाँ डेंसिटी है, और G यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। दोस्तों ये फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। अगर हम देखें तो याद रखना कि सभी दिशाओं में एक ही गहराई पर जो दाब होता है वो बराबर और समान रहता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सभी दिशाओं में जो एक ही गहराई पर अगर हम बात करें तो दाब जो होता है वो हमेशा समान होता है। ये एक खाली बॉटल है जैसा कि आपको दिख रहा है। अगर हम कहें कि
ये एक ही गहराई हम ले लेते हैं। जैसे ये मैं अगर निशान कर दूं कि अगर हम इसी गहराई पर चारों दिशाओं में अगर छेद कर देते हैं तो जो रूल कहता है कि एक ही गहराई पर सभी दिशाओं में अगर हमने यहाँ होल कर दिया, अगर हमने यहाँ होल कर दिया, अगर हमने यहाँ होल कर दिया और अगर हमने यहाँ फिर यहाँ होल कर दिया, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक ही गहराई पर मैंने सारे दिशाओं में होल कर दिए हैं। तो कहना यह है कि हर जगह का जो प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। ना तो इस होल पे कम होगा, ना इस पे ज्यादा होगा, ना इस पे कम, ना इस पे ज्यादा होगा। यही लाइन कहलाता है कि प्रत्येक गहराई पर देखो सेम गहराई है, सेम डेप्थ है, एकदम सेम डेप्थ पे है, तो प्रेशर हमेशा यहाँ क्या होगा, बराबर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला लाइन जो कह रहा है वो यह कह रहा है कि पानी का जो घनत्व होता है, ये VVI बना लो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया है। पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मैक्सिमम होता है। बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का घनत्व जो है वो मैक्सिमम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, तो 1000 kg प्रति मीटर घन या प्रति मीटर क्यूब आप कह सकते हो। तो ये होता है पानी घनत्व। अच्छा देखो, तो घनत्व क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। मतलब ये समझ लो कि कोई एक पदार्थ है, उसकी इकाई में, इकाई कहने का मतलब जो यूनिट पार्ट होता है, उसमें जितना मास होगा, जितना द्रव्यमान होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, तो घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो घनत्व की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। याद रखना है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हो डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू मास बाय वॉल्यूम कह सकते हो। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये भी याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे देखें तो घनत्व का यूनिट क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया। घनत्व का जो यूनिट होता है दोस्तों, ये होता है केजी पर मीटर क्यूब, यानी केजी प्रति वर्ग प्रति क्यूब कह सकते हो, घन मीटर क्यूब कह सकते हो आप इसे। तो केजी प्रति मीटर क्यूब जो होता है, ये आंसर होता है आपका यूनिट से अगर क्वेश्चन है। इसी में दोस्तों घनत्व की थोड़ी सी और स्पेशल क्वालिटी अगर हम देखें तो एक होता है अपेक्षित घनत्व, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। यहां से भी कई बार प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। दोस्तों जो अपेक्षित घनत्व होता है, ये एक रेशियो होता है ना, और ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई इकाई कोई यूनिट नहीं होता है। किस चीज का रेशियो होता है, अगर हम उसे देखें तो वस्तु का आयतन बटा 4 डिग्री पानी का घनत्व। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व होगा वो, और वस्तु का जो आयतन होगा, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हो कि यह एक अनुपात होता है, यानी यह एक रेशियो होता है, और इसका जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दोस्तों अपेक्षित घनत्व का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। बार बार ये यूनिट करके आपको कंफ्यूज कर देगा कि निम्नलिखित में से कौन अपेक्षित घनत्व का इकाई है, तो ये हमेशा याद रखना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यह एक यूनिट लेस होता है। अगर हम बात करें इसे किस चीज से मेजर करते हैं, तो दोस्तों याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अपेक्षित घनत्व को मेजर करते हैं, मापते हैं। दोस्तों इससे मिलता जुलता एक और एक यंत्र है, एक मशीन है जिसका नाम आपसे बार बार पूछा जाता है, हाइग्रोमीटर। तो आपका एक होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाइग्रोमीटर जो होता है इससे हम क्या मेजर करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, ये आपको होमवर्क क्या है ये आपका, और आपका ये आंसर्स कमेंट में आना चाहिए। चलिए तो अगली स्लाइड में देखते हैं प्रेशर से जुड़ा हुआ कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, जिसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत और पास्कल के लॉ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेशर फिजिक्स का। चलिए दोस्तों, तो इस टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो है पास्कल का नियम। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा कि जो दाब का ऐसा यूनिट होता है उसे पास्कल कहा जाता है, यही वो योगदान है ब्लेज पास्कल का, जिस कारण उनके सम्मान में यूनिट रख दिया गया। तो पास्कल ने नियम क्या दिया, तो ये बात तो याद रखना कि जो पास्कल का नियम है ये द्रव दाब संबंधी है। ठीक है,
द्रव दाब संबंधी नियम है, ये याद रखना है। और इन्होंने कहा क्या था, तो इन्होंने कहा कि यदि द्रव में स्थित सभी बिंदु समान ऊंचाई पर स्थित है, यदि द्रव में स्थित सभी बिंदु समान ऊंचाई पर स्थित है, तो स्थिर अवस्था में सभी बिंदुओं पर लगने वाला दाब समान होगा। इसी लाइन को पास्कल का नियम कहा गया, पास्कल का सिद्धांत कहा गया। दोस्तों, इनके द्वारा दी गई इन लाइन के बदौलत आज के डेट में हमारा जो बहुत सारा काम है जो आसान हो गया है इस पास्कल के सिद्धांत से, और इनके इस सिद्धांत के कई सारे उदाहरण जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि पास्कल के नियम पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र काम करता है, तो उसका पहला उदाहरण देता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस जो हो गया, सो एक्सेट्रा। ढेर सारे उदाहरण आप लगा सकते हो। दोस्तों, एक बात याद रखना, जिस भी उदाहरण में हाइड्रोलिक वर्ड लगा हो, क्या लगा हो, हाइड्रोलिक वर्ड लगा हो, वो सारा का सारा एग्जाम्पल आपका पास्कल के नियम का ही होता है। क्लियर? तो पकड़ना बहुत आसान हो गया। दोस्तों, हाइड्रोलिक वर्ड क्या होता है, हाइड्रोलिक से बहुत सारी चीजें काम, जैसे जो आप जेसीबी का काम करना देख सकते हो, डंपर जो उठता है वो, इस सब जो है सबके सब पास्कल के सिद्धांत पे ही लगभग काम करते हैं। अब चलते हैं इसी द्रव वाले टॉपिक में एक पॉइंट और, ये तीनों सबसे पहले तो आप बीपीए बना लेना, तीनों याद रखना है आपको, ठीक है। ये सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक सबसे ज्यादा पूछा है। अगला जो है उत्प्लावन बल, जिसको बोलते हैं फ्लोटेशन फोर्स बोलते हैं। उत्प्लवन बल क्या होता है, तो दोस्तों अगर कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर दो तरह के बल काम करते हैं, ठीक। तो जो वस्तु पर द्रव के द्वारा जो बल लगाया जाता है ऊपर की ओर, उसी बल को उत्प्लवन बल के नाम से जानते हैं। क्या रखना है, तो द्रव में डूबी हुई वस्तु द्वारा महसूस किया गया जो बल होगा उसी को हम उत्प्लवन बल कहते हैं। एक चीज याद रखना कि कोई वस्तु अगर डूबता है कहीं किसी द्रव में, तो दो वस्तु के डूबने पर उस पर दो बल कार्य करते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो एक बल है वस्तु द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल, जिसे हमने F1 माना है, और दूसरा है वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया ऊपर की ओर बल, तो इसको हमने F2 माना है। चलिए इसको F1 और F2 को अच्छे से और समझते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मान लो कि ये कोई बर्तन है, ठीक है, ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में कुछ लिक्विड डाला है हमने, ठीक है, कुछ लिक्विड डाला हुआ है। अब जैसे देखो कि इसमें अगर हम कोई वस्तु डुबाते हैं तो देखो कैसे काम करता है। सपोज करो कि कोई वस्तु हमने डुबाई, तो ये वस्तु जो है, ये अंश जो है वो थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ है और थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा केस देखते हैं कि एक वस्तु है जो पूरी बीच में द्रव के बीचों बीच जो है वो डूबा हुआ है, ना तो हमें ऊपर से दिखाई देता है और ना ही ये नीचे बैठा हुआ है। और तीसरा पॉइंट देखना है कि एक वस्तु है जो डूबा हुआ है और बिल्कुल द्रव के जाकर के तली में जाकर के बैठ गया है। तो ये तीन कंडीशन जो है वस्तु को डूबने के, इस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाइड होते हैं, तो यहाँ देखो। जो पहला कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो वस्तु द्वारा नीचे की ओर जो बल लगाया जा रहा है, दैट मीन्स कि जो वो F1 जो फोर्स है वो कम है किसके कंपैरिजन में, F2 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो द्रव है ये ऊपर की ओर ज्यादा फोर्स लगा रहा है और वो नीचे से ऊपर से, ये ज्यादा ये कम, इसलिए ऊपर दिखा। तो इसमें याद क्या रखना है कि यहाँ जो F2 है इज ग्रेटर देन F1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो फोर्स 2 है ये फोर्स 1 से ज्यादा है, तभी तो ये ऊपर निकला हुआ है, कुछ डूबा हुआ है। इसी सिद्धांत पर जो नौकाएं होती हैं काम करती हैं, आगे देखेंगे। एक जो ये दूसरा कंडीशन दिख रहा है, इसमें क्या है कि ये जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स और ऊपर से नीचे की ओर, ये दोनों बराबर है, ना तो इसको डूबने दे रहा है और ना ही इसको ऊपर आने दे रहा है। यानी ऊपर से जो वस्तु लगा रहा है सो और नीचे से जो द्रव लगा रहा है सो दोनों इक्वल है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि F2 इक्वल टू F1 होगा, ठीक है। ये हमने मान लिया है, कोई भी लेटर आप मान सकते हो अल्फाबेटिकल में, ठीक है। अगर हम तीसरी कंडीशन देखें तो एक वस्तु जो आकर के डूब गई है एकदम तली में, दैट मीन्स ये है कि जो वस्तु है इसके जो ऊपर जो नीचे को जो भार लगाया इसने, ये काफी ज्यादा लगाया और जो द्रव है ऊपर को लगाया ये बहुत कम लगाया, जिस वजह से ये क्या है आकर के डूब गया। यानी इस केस में आप कह सकते हो
कि जो F1 है ये बड़ा है F2 से। तो किसी भी वस्तु के डूबने की ये 3 कंडीशन होती है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और जो वस्तु के पर जो नीचे से बल लगाया जाता है द्रव के द्वारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन फोर्स यानी उत्प्लवन बल के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस बल पर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ही बड़ा नियम दिया, जिसको आज हम बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं। आर्किमिडीज का नाम तो आपने सुना होगा। तो जानते हैं अगले स्लाइड में आर्किमिडीज ने इस नियम के आधार पर क्या बताया था। दैट मीन्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, देखते हैं आगे। दोस्तों इस स्लाइड में जानते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले आर्किमिडीज के बारे में कुछ जान लीजिए आप। कहा जाता है कि आर्किमिडीज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्नानागार में, दैट मीन्स बाथरूम में, एक खोज कर लिया था। दोस्तों हम लोग भी नहाते हैं, हम लोग भी बाथरूम का यूज करते हैं, बट क्या कभी आपने रिसर्च किया? नहीं ना। यही होता है एक साइंटिस्ट की सोच और एक आम आदमी की सोच में, इसलिए वो वैज्ञानिक है और हम आम आदमी होते हैं। जब ये स्नानागार में थे तो वहां पर इनको कुछ ऐसा द्रव के साथ ऐसी कुछ क्रियाएं दिखाई दी जिनसे इनका जो दिमाग था वो अशांत सा हो गया और इन्होंने रिसर्च जब किया तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने उभर के आता है। क्या कहते हैं आर्किमिडीज? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी प्रतीत होती है। आभासी कमी का मतलब है दोस्तों जो एक एपरेंट वेट होता है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। दैट मीन्स वो ओरिजिनली उस वस्तु के वेट में कमी नहीं होता है। दैट मीन्स कि जैसी वस्तु मतलब पानी से बाहर आएंगी उसका जो भार है वो ऑटोमेटिक उतना ही हो जाएगा। तो वो होता है आभासी कमी जो सिर्फ हम फील करते हैं। तो उसके भार में एक आभासी कमी होता है जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो दोस्तों ये लाइन जो है ये आप याद रखिएगा कि कितना कमी होता है, तो उतना कमी होता है जिसके द्वारा वस्तु द्वारा जितना पानी हटाया जाता है, द्रव हटाया जाता है, उतना ही कमी होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आज के डेट में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं जो मानव जीवन की समस्याओं को बहुत आसान बना दिया है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा कि जीवन रक्षक पेटी का काम करना है। दोस्तों ये जीवन रक्षक पेटी क्या होता है? तो इसको हम लोग इंग्लिश में लाइफ बोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ बोट। ये वही बोट है जो बहुत बड़ी बड़ी जो नौकाएं होती हैं, जहाज होते हैं, उसके बगल में जो छोटा सा नौका लगा हुआ होता है इमरजेंसी के समय में जाने आने के लिए, उसी को हम लाइफ बोट बोलते हैं। तो लाइफ बोट उसी के सिद्धांत पर काम करता है। पनडुब्बी जिसको हम सबमरीन बोलते हैं, तो पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मींस वायुमंडलीय दाब क्या होता है। बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, वायुमंडल क्या होता है। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि वायुमंडल जो हमारा पृथ्वी है ये गैसों के एक आवरण से घिरा हुआ है और यही गैस का जो आवरण होता है इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल बहुत सारे गैसेज हैं। मेनली अगर हम एयर की बात करें तो मिक्सचर ऑफ गैस है। तो सामान्यतः आप कह सकते हो कि हवा द्वारा जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि सामान्यतः आप कह सकते हैं कि वायु द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल होगा वह क्या कहलाएगा? वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में जो कि आपकी एग्जाम के लेवल में थोड़ा सा पूछा जा सकता है डेफिनेशन से, वो यह कि वायुमंडलीय दाब वह दाब होगा जो पारा दैट मींस Hg जिसको मरकरी बोलते हो, पारा के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री अक्षांश, ये लैटिट्यूड होता है। और आपने अक्षांश और देशांतर तो पढ़ा ही होगा थोड़ा सा ज्योग्राफी में। देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो 45 डिग्री लैटिट्यूड पर समुद्र तल पर लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम वायुमंडलीय दाब की बात करें
तो इसका जो यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट के रूप में मेजर किया जाता है, वो होता है बार। ठीक है, अगर हम कुछ वैल्यू देखें जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो यह कि एक बार बराबर कितना मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब होगा। तो नॉर्मली एक बार बराबर आप याद रखना 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये वैल्यू। तो दोस्तों ध्यान क्या रखना, ये जो यूनिट है, ये बार या ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दाब का यूनिट है या नहीं है। तो ये याद रखना, बस बार न्यूटन मीटर कितना होता है बड़ा रेयरली पूछा जाता है, बशर्ते आप याद रखना। अगर हम एक टॉर्क, अभी एसएससी में पूछ दिया था कि टॉर्क किसका यूनिट होता है, तो ये होता है प्रेशर का, दाब का। एक टॉर्क बराबर जो वैल्यू होता है वो 133.32 यानी 133.32 पास्कल के बराबर इसकी वैल्यू को मेजर किया जाता है। वहीं अगर हम देखें कि एक बार बराबर कितना होता है दोस्तों, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है 760 टॉर्क, ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा गया वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो एक बार बराबर होता है 750.062। कितना होता है? 750.062 टॉर्क। लेकिन ये वैल्यू आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, ये एक्चुअल वैल्यू पूछता क्या है, लगभग मान पूछता है। तो एक बार बराबर लगभग 760 टॉर्क, ये याद रखना है। अगर हम इस 760 टॉर्क की एक्चुअल बार में वैल्यू देखें तो याद रखना है 1.013 बार बराबर होता है 160। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है कि एक बार बराबर कितना टॉर्क होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर। अब देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना पास्कल होता है, तो ये 1 पास्कल के बराबर वैल्यू माना जाता है। तो आप ये भी याद रखना है, दैट मीन्स आपको यहाँ से 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर याद रखना है और एक याद रखना है आपको पास्कल। एक एटीएम बराबर क्या होता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक जो होता है उसको एटीएम से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एक एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, जिसे नॉर्मली हम 10⁵ पास्कल के रूप में डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर 1 से गुना करोगे तो लगभग उतना ही वैल्यू आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करें कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, इसकी गणना किस मशीन से, किस यंत्र से की जाती है, तो वो बहुत ही कॉमन, बड़ा ही सुना हुआ नाम है बैरोमीटर। बिल्कुल, तो वायुमंडलीय दाब जो है इसकी गणना की जाती है बैरोमीटर से। दोस्तों बैरोमीटर एक यंत्र है जिसको बनाया किसने है, जिसका आविष्कार किया था ई टॉरिसेली ने। ये नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ई टॉरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, ये इटली के थे और 1644 में इन्होंने इस यंत्र का आविष्कार किया था। तो कभी कभी तो देश, कभी कभी ईयर, दोनों पूछता है, बट आप नाम जरूर याद रखना कि बैरोमीटर किसने बनाया था। तो कोई याद करना बड़ा आसान है, बैरो टैरो याद रखना, टॉरी तो बैरो टैरो ऐसे करके याद करना, बैरोमीटर टॉरिसेली। अब देखो जो वायुमंडलीय दाब होता है इसकी गणना सबसे पहले किसने किया था, तो ये नाम आता है वान ग्यूरिक का। ये जो है एक वैज्ञानिक है और इन्होंने सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना की थी। इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी सतह है इस पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, ये डेटा एकदम एग्जैक्ट डेटा है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, तो एग्जाम वाला वैल्यू आप याद रखना, सीधे पूछ देता है कि कितना वायुमंडलीय दाब होता है, तो बस ये वैल्यू याद रखना 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखो तो इतना होता है, दोनों में से जो, लेकिन ज्यादातर ये पूछा है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जहां तक डेटा का सवाल है तो एग्जैक्ट डेटा वाला क्वेश्चन एग्जाम में 9 के बराबर पूछा था। परेशान नहीं हो आप, सिर्फ ये जो गोल गोल मैंने राउंड किया है, घेरा है, बस इसी को याद रखना है कि दाब का यूनिट इसमें से कौन कौन होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आखिर बैरोमीटर की सहायता से हम मौसम का वेदर जो फॉरकास्टिंग यानी मौसम का जो पूर्वानुमान होता है वो कैसे लगाते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे तक। चलिए दोस्तों, तो ये प्रेशर वाले टॉपिक का लास्ट स्लाइड है और यहाँ पर वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। तो बस चंद मिनट और हमारे साथ बने रहिए इस टॉपिक में। बात करते हैं बैरोमीटर की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाना।
दोस्तों आपने सुना होगा कि बैरोमीटर की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाते हैं, मतलब वेदर फोरकास्टिंग भी करते हैं। कैसे करते हैं तो ये याद रखना है। कैसे, देखो कहा जाता है कि यदि बैरोमेट्रिक जो रीडिंग होता है, जिसको हिंदी में हम बैरोमीटर का पाठ्यांक बोलते हैं, उसको बैरोमेट्रिक रीडिंग कहेंगे इंग्लिश में, अगर ये अचानक गिर जाता है तो लोगों ने संभावना क्या व्यक्त किया, तो लोग ये कहते हैं कि तूफान आने की संभावना होती है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेकर आ जाता है कि एक बार एग्जाम में ऑप्शन दे दिया था झंझावत के साथ तूफान। तो दोस्तों तूफान के साथ कोई भी शब्द जोड़ा हो, झंझावत का मतलब होता है थंडर, तो कोई भी वर्ड आ जाए तो आप तूफान वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे जब पाठ्यांक अचानक गिर जाता है। भाई तूफान है तो चुपचाप तो आएगा नहीं, है ना, बिजली चमकेगी, शोर शराबा होगा, तो कुछ भी आपके ऑप्शन में इस तूफान के साथ जोड़ के दे सकता है। तो अगर अचानक से पाठ्यांक गिर जाता है तो तूफान आने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है, ये पॉइंट याद रखना है, अचानक गिर जाता है ये याद रखना है, और धीरे धीरे गिरता है तो संभावना होती है बारिश की, यानी वर्षा की संभावना व्यक्त की जाती है, तो इसे याद रखना। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ठीक है, तो संभावना होता है कि मौसम साफ होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो पहला वाला पॉइंट से पूछा जाता है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो किस तरह की संभावना होगी, तो तूफान आता है। चलिए अगला देखते क्वेश्चन दोस्तों कि गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ना, जो इफेक्ट है प्रेशर का वो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या पड़ता है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो याद क्या करना है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, मतलब कोई ऐसे पदार्थ जिसको अगर आप गर्म करो तो उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो बढ़ जाए, फैल जाता है, तो वैसे पदार्थों पर अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, यानी जो उनका गलनांक है ये भी बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप घी ले सकते हो, मोमबत्ती ले सकते हो, मोम हो गया, घी हो गया, डालडा हो गया, इस सब तरह के एग्जांपल को ले सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोम पर दाब बढ़ाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन देगा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो याद रखना है कि मोम को अगर आप गर्म करेंगे तो आयतन इसका बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो दाब बढ़ाने से इसका गलनांक भी बढ़ जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है तो वैसे पदार्थों में अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है ना। तो जिसका आयतन बढ़ जाएगा तो दाब बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिसका आयतन घट जाएगा गर्म करने पर उनका मेल्टिंग पॉइंट दाब बढ़ाने से घट जाता है, जैसे कि आप बर्फ एग्जांपल में ले सकते हो। क्लियर है। अब चलते हैं क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ये देखें। तो एक ही लाइन इसमें याद रखना है कि सभी द्रवों का, यानी जितना भी लिक्विड है सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यानी अगर आप प्रेशर दे दो तो कोई भी मेल्टिंग पर, कोई भी लिक्विड हो उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये रही प्रेशर की एक विस्तृत वीडियो, जिससे पूरा एक A to Z पॉइंट हमने पकड़ा है, एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। तो बस यही वीडियो काफ़ी है आपके प्रेशर को रिवाइज करने के लिए और उससे संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए। तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि जो भी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो वो आपका दूर हो जाए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सके। मिलते हैं अगली वीडियो में फिजिक्स की एक और बेहतरीन क्लास के साथ। और बहुत जल्द आप लोगों को बता दूं कि हिस्ट्री की भी जो सीरीज है, जो क्लासेज है वो स्टार्ट होने वाली है अपने चैनल पे, तो कंटिन्यू बने रहें और अपने चैनल पे थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दें क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।